नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अपन आज थोड़ी सी जो है सिलेबस से थोड़ी बाहर की बात करेंगे। बाकी ज़रूरत है इसकी भी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस को पढ़ने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अपन आज बात करेंगे ये। तो ये ऐसा मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। तो मैं जो अभी आपको जो बातें बताऊंगा वो इसमें थोड़ा सा आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हालांकि मैं करता नहीं हूँ। लेकिन इसको आप ज़रूर थोड़ा सा बताना कि सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ बातें ऐसी हैं, आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है जिनके उत्तर जो है मैं काफ़ी सहजता से दे पाऊँगा। तो आप इसके जो रिव्यूज़ हैं वो मुझे ज़रूर बताना कि इसके बाद में थोड़ी सी बातें और बतानी हैं तो वो भी मैं बताऊं या फिर नहीं। ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो बीएमएस के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब से रहते हैं। सभी तो नहीं लेकिन कुछ रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी डिस्टर्ब वालों की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं, आपको डिस्टर्ब होने की बात है नहीं। कि कैसे अपन इस प्रकार से पढ़ें कि अपना जो रिजल्ट जो है वो अच्छा मिले। रिजल्ट से यहाँ पे जो मेरा मतलब है वो मार्क्स से नहीं है, या फिर अपन कहें कम्प्लीटली मार्क्स से नहीं है। अपना जो फ्यूचर है, जो अपन बीएमएस करके कुछ फ्यूचर में कुछ करना चाह रहे हैं वो अपने को अच्छा मिले। तो उसके लिए अपन जो ये यूजी जो कर रहे हैं, है ना, फिलहाल अंडर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, यूजी जो अपन कर रहे हैं उसको अपन किस प्रकार से पढ़ें कि वो अपने आगे लाइफ टाइम काम आए। ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में काम आ रहा है, सेकंड का सेकंड में। ठीक है। तो ये अपना बेसिक पॉइंट रहेगा, इस पर अपन थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि कुछ इस प्रकार की भ्रांतियाँ रहती हैं बच्चों के बीच में, तो जिसकी वजह से वो शायद वो कुछ बड़ी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से वो बीएमएस को थोड़ा अलग मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये रहता है कि संस्कृत आनी चाहिए। ये एक बेसिक सी धारणा होती है कि अगर अपन बीएमएस में आए हैं या फिर अपन पढ़ रहे हैं तो अपने को संस्कृत आनी चाहिए। इसलिए अपन अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे क्योंकि अपने को संस्कृत नहीं आ रही। तो पहली बात ये है जिस पे अपन बात करेंगे। दूसरा है कि श्लोक रटने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा और मुझे तो याद होते नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, या फिर और भी कोई बात हो। तो एक ये बात है, इस पर भी अपन बात करेंगे। तीसरा ये हो जाता है कि इंग्लिश मीडियम का जो विद्यार्थी होता है वो आयुर्वेद के फील्ड में सक्सेसफुल नहीं है, इस प्रकार की भी धारणाएं होती है। फिर अपन कहें उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, ये कम मिलते हैं इस प्रकार के केस। लेकिन अपन तीनों पे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि संस्कृत जो है उस पर अपन बात करें कि मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी, इसलिए मुझे जो है संस्कृत में परेशानी होती है, या फिर अपन कहें मुझे जो है आयुर्वेद में परेशानी हो रही है। तो ये ऐसा कोई बात है नहीं, क्योंकि संस्कृत जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए सिर्फ। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको संस्कृत चाहिए, ना कि एकदम आपको कोई संस्कृत का व्याख्याता बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप जैसे संस्कृत सिर्फ आयुर्वेद में इसलिए होती है कि आप श्लोक को आप रीड कर सकें, है ना, किसी श्लोक को आप समझ सकें। उसका जो अर्थ है वो आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए बुक्स आती हैं और वो इजीली आपको हिंदी में उसका श्लोक समझा देती हैं। तो उसके लिए आपको संस्कृत से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, संस्कृत में इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि एक बार ज़रूर मान सकते हैं कि पहली साल में पेपर आता है, उसको आप सिर्फ पास आउट कीजिएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। ये भी अपन बातें करेंगे इसमें कि कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। आयुर्वेद के अंदर जैसे फर्स्ट ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको ज़्यादा फोकस्ड रह के, है ना। तो संस्कृत उनमें से है जिस पे आपको सिर्फ आपको 50 नंबर लाने हैं और पास हो जाना है ना। उस उतने ले आओगे तो आपको सफिशिएंट जो है पढ़ने वढ़ने का सारा नॉलेज हो जाएगा। दूसरी बात, संस्कृत का आगे वो नहीं है, हालांकि पीजी में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए इतना घबराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो और बाकी रहेगा, संस्कृत नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये संस्कृत वाला पॉइंट जो है वो खारिज होता है, इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात अपन कर रहे थे कि श्लोक की बात कर रहे थे। श्लोक देखिए, अगर आप स्कोरिंग करते हैं यूजी रिटन एग्जाम में, आप स्कोर करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप श्लोक लिख के आते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, जिसके तहत आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि श्लोक ही लिखने पड़ेंगे, है ना, सभी नंबर आएंगे। और भी बहुत सारे केस होते हैं, जैसे अपन जनरली सुनने में आता है कुछ मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा के सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसमें आप जो है आयुर्वेदा पढ़ के जाते हो, लेकिन उसमें जब मॉडर्न पोर्शन आता है तो आप लोग कहते हो साहब मॉडर्न की वजह से जो है मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर पास नहीं हो पा रही हूँ। तो इस प्रकार की बातें भी समझ में आती है। तो कहने का मतलब मॉडर्न का कहीं ना कहीं अच्छा रोल है। ठीक है। मॉडर्न का कहीं ना कहीं अच्छा रोल है इसमें, कि मॉडर्न जो है वो अभी आजकल जो आयुर्वेद में अपन पढ़ रहे हैं इसमें मॉडर्न भी पढ़ने की आवश्यकता है, और पढ़नी भी चाहिए। इसका भी अपन इस तरह की बात कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट है यही तीसरे पे आएगा।
इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों वाले पे ये ज़्यादातर ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोग हो सकता है ऐसे हों। तो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद वैसे तो दोनों मीडियम में चलता है आजकल, लेकिन ज़्यादातर जो मेजोरिटी है वो हिंदी मीडियम में देखने को मिलती है। तो जो मॉडर्न पोर्शन है वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो होते हैं इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आजकल जो है मॉडर्न का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है और आयुर्वेद का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो ये हो गई अपनी जो कुछ मिसगाइड जिसको अपन कहें या फिर भ्रांतियाँ जिसको अपन कहें जो कि थी, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो अगली अपन बात करेंगे अभी, तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि बीएमएस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो दिमाग में आता नहीं है, लेकिन जनरली अपन एक सीधा अगर सिंपल दिमाग से सोचते हैं तो उसमें यही आता है कि अपने को डॉक्टर बनना है। लेकिन अपन थोड़ा अंदर झांक के देखते हैं तो 100 बनते हैं अगर क्लास में, अगर मान के चलें अपन, उसमें से 20 बंदे ही अपने को ऐसे मिलेंगे जो कि इस भूमिका को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक बहुत ही सिर्फ मैक्सिमम जो पब्लिक जिसको अपन कहें, स्टूडेंट जिसको अपन कहें, 80% जो है वो सिर्फ पास होने पे विश्वास रखते हैं। और ये यहाँ पे जो है ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है आयुर्वेद के लिए। ठीक है, जिसमें क्योंकि सब टारगेट ये रहता है कि जैसे तैसे करके 50 मार्क्स आ जाएं और अपन जो है पास हो जाएं। अब वो दिक्कत ये होती है कि उस समय आप 50 नंबर ले आए, उस समय आप ऐसे पास हो रहे हो कि ये जो सब्जेक्ट है, मान लीजिएगा आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो और आप जो है 50 नंबर लेके आए हो किसी विषय में, जैसे पदार्थ विज्ञान में लेके आए हो, तो ये पदार्थ विज्ञान आपको आगे भी काम आएगी। तो सिर्फ 50 नंबर से काम चलेगा नहीं। तो 50 नंबर चलो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो बात करेंगे कि अपन, ये भी मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आप पढ़ो कि जिससे आपको सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि बीएमएस क्यों कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर बनने के लिए कर रहे हैं। इसमें और मल्टीपल विकल्प भी आ जाते हैं, वो अभी अपन बात कर लेंगे उनकी। लेकिन इसके लिए अपन क्या वो फीस चुका रहे हैं? फीस का मतलब ये है मेहनत से, मेहनत क्या अपन वो मेहनत कर रहे हैं क्या जो अपन को देनी चाहिए एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए? तो उसका जवाब लगभग 20% लोग ही पूरा कर पाते हैं, 80% नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट की कमी है नहीं। आजकल जो अपन देख पा रहे हैं, मैं जितना भी मैंने ऐसे सर्वे किया है तो उसमें 80% जो है कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि एक अच्छी टीचिंग फैसिलिटी मिल नहीं रही है ना। टीचिंग फैसिलिटी का अभाव है थोड़ा थोड़ा। इस इसका भी इसकी एक विशेष वजह है। टीचिंग फैसिलिटी वाला कंसेप्ट अगर लेके चलें तो अपने को, जैसे मान लीजिएगा इसकी अगर अपन वजह पे जाएं तो फिलहाल तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहे हैं काफ़ी हद तक। लेकिन इसमें देखें तो अभी थोड़ा थोड़ा इसमें कि टीचर्स वगैरह का भी है और इसमें थोड़ा सा है भी नहीं, इतना रुझान की कमी चल रही है। लेकिन इस पॉइंट को अपन यहाँ पे बंद करते हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे कि बीएमएस अपन कर क्यों रहे हैं, या फिर दूसरी इस बात में इसको समझें कि बीएमएस से अपन क्या कर सकते हैं, बीएमएस करके अपन आगे क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, इसके लिए कुछ है क्या ऐसा स्कोप जिसको थोड़ा ठीक सा बनाया जा सके। ठीक है, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें कि आप बीएमएस से क्या कर सकते हो। तो एएमओ लग सकते हो आप अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इसके लिए हो सकता है आप बीएमएस कर रहे हो। इसके अलावा ये मेजर पॉइंट है ना, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहती है। तो एआईपीजीटी की एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी है, उसके लिए आप जो यूजी आपको चाहिए। तो मैं जो बेसिकली बात कर रहा हूँ वो मैं यूजी की डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यूजी का नॉलेज। डिग्री तो मिल ही जाती है, नॉलेज लेने में जितना जोर आता है उतना डिग्री लेने में नहीं आता है। तो ये यूजी की मार्कशीट जो है, या फिर अपन कहें वो तो चाहिए कि फॉर्म भरने के लिए, तो उससे फॉर्म भरने से बात बनेगी नहीं, उसके साथ साथ आपको चाहिएगा नॉलेज भी। तो वो आपको किस प्रकार से मेंटेन रखना है दिमाग में, उसकी बातें अपन करेंगे। इसके बाद में आप प्राइवेट क्लिनिक भी खोलना चाहते हैं कुछ लोग, जिनका हो सकता है पीछे का बैकग्राउंड ऐसा हो, तो उसके लिए भी आपको यूजी की चलो डिग्री तो चाहिएगी, उसके साथ में आपको नॉलेज भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे लेकिन नॉलेज में थोड़ा सा वेरिएशन आप ला सकते हो, क्योंकि आप जैसे क्लिनिक के थ्रू जा रहे हो, क्लिनिक खोल रहे हो, तो उसमें आपको क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस कर सकते हो आप। मतलब थोड़ी सी आप जो नॉलेज वाली बात करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर फील्ड में
एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये भी बात अपन थोड़ी करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऐसे हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आपको आवश्यक हैं। इसके बाद में सीसीआईएम में जो है पद मिलते हैं कुछ, उनके लिए भी आप ये सब ज़रूरी है, नॉलेज प्लस डिग्री तो है ही है। तो इनके लिए भी, क्योंकि अपन आप देखते हैं इंस्पेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें सीसीआईएम की तरफ से टीम आती है, तो उस टीम का मेंबर कैसे बना जाए, इस प्रकार की जिज्ञासाएं भी रहती हैं कुछ लोगों के मन में। प्रोफेसर्स वगैरह की बात करें तो उसमें अपन समझते हैं कि पीजी जो अपन कर लेते हैं उसके बाद जो है ये सब अपने को होता है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली एक बात में अगर अपन समझें कि साहब यूजी का जो है अपने को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो है नॉलेज की, और अपन इसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस चीज़ की तरफ अपन तब सोचते हैं जब अपन क्या करते हैं, यूजी क्या कर लेते हैं, अपन क्लियर कर लेते हैं। तो यूजी क्लियर करने के बाद अपन नॉलेज अपना जनरली रहता है, मैं उन 80% बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि इस पद्धति पे चलते हैं कि अपने को 50 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो उनकी अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो जनरली होता ऐसा है कि जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ये क्लियर करने के बाद में लगभग जो एवरेज स्कोरिंग जो रहती है वो 50 to 55% पे वेरी करती है ज़्यादातर लोगों का, ठीक है। अब दोस्त उसमें चले जाते हैं प्रैक्टिकल्स के ऊपर कि साहब अपने हमको प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा नहीं मिल रहे, तो इसमें कुछ बहुत सारी भ्रांतियाँ भी रहती हैं और इस पर अपन बात भी नहीं करेंगे, अपन सिर्फ थ्योरेटिकल मार्क्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ जगह पर छोड़कर अभी उन पे भी काम हो रहा है, क्योंकि जनरली अभी जो है मार्क्स बेस पे काम होना बंद हो गया है। ऐसे पहले होता था, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, मैं बात मना नहीं कर रहा इस बात से, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं है कि 60 मार्क्स वाले को पहले नंबर आ रहा है और 55 वाले को बाद में अलॉटमेंट मिल रहा है। मतलब जो यूजी के मार्क्स हैं उनको महत्व दिया जा रहा है अभी भी कुछ जगह पे, बाकी अभी कम है इस प्रकार का, क्योंकि जनरली जो है वो एग्ज़ाम्स के थ्रू ही हो रहे हैं सारे काम, ठीक है। जैसे मान लो आप एआईपीजीटी की बात करें तो आपको एक पास आउट मार्किंग चाहिए, ऐसा कोई नहीं है कि 80% वाला है तो उसका पीजी में सिलेक्शन होगा, 50 वाले का नहीं होगा। कहने का मतलब मेन जो है वो क्या चाहिए, अपने को एक चीज़ चाहिए, वो है नॉलेज। तो फिलहाल नॉलेज, और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप यूजी मार्क के बेस पे अगर आप उसको जॉब प्रोवाइड करवा रहे हो तो वो काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल्स वाला थोड़ा सा रहता है इश्यू, और इसके अलावा दूसरी बात ये भी होती है कि 4 साल का एग्ज़ाम रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी में तबीयत खराब हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन बने जिसकी वजह से स्कोर ना कर पाए अच्छा हो, सिर्फ न पढ़ना एक वजह नहीं होती। तो ये अच्छी बात है कि नया मौका दें, है ना, नई नई एग्ज़ाम करवाएं, तो वो अच्छी बात है। तो वहाँ से जो है नॉलेज बाहर निकल के आता है कि आपको क्या चाहिए होगा, नॉलेज चाहिए होगा। तो अपन इसको जो है बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, तो इस पर अपने को काम करना है। तो इस पर काम करने के लिए अपने को करना क्या होगा, अपने को 2 काम करने होंगे या फिर 2 से अधिक भी करने होंगे। तो 2 काम की अगर बात करें तो सबसे पहले एक तो अपने को वो सब्जेक्ट चूज करने होंगे जो मैक्सिमम वेटेज वाले होते हैं या फिर जिनकी रिपीटेशन ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में क्या होता है कि सबसे पहले जो है कुछ चीज़ें हर जगह ही होता है, जैसे मान लीजिएगा आप इंटरलिंकिंग होते हैं सभी में, जो भी प्रोफेशनल एग्जाम्स डिग्री जितनी भी हैं, जैसे फर्स्ट ईयर है उसका जो है एक पोर्शन ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अपने सेकेंड ईयर में काम आएगी, ठीक है। और सेकेंड ईयर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थर्ड ईयर में काम आएगी, और थर्ड ईयर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो फोर्थ ईयर में काम आएगी। और अगर ये चारों साल अपन सही से पढ़ें, एक दूसरे से इंटरलिंकिंग करके पढ़ें, तो ये इससे जो है ये आगे परफेक्शन की तरफ अपने को लेके जाएगी, ठीक है। तो फिर अगर आप इस प्रकार से पढ़ रहे हो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि साहब आप जो है वो फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो और फिर सेकेंड ईयर में जाने से पहले इसका नॉलेज जीरो, और फिर सेकेंड ईयर में आए तो यहाँ फिर से आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। तो अपन अब आप आगे चलते हैं कि इस चीज़ के निपटारे के लिए अपन क्या करें, ठीक है। तो ये तो जो अपन ने बात की है, ये अपन ने बात की है जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, ठीक है, ये अपन ने बात की प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स बाहर निकल के ये आती हैं अल्टीमेटली कि अपने को बीएमएस इसलिए करनी है क्योंकि अपने को आगे जो है पीजी वगैरह में जाना है, तो मेन फोकस यही रहता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ लोग थोड़े बहुत डाइवर्ट भी हो जाते हैं,
जैसे कि प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ चले जाते हैं या फिर कोई हॉस्पिटल वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक बार इसमें ज़रूर ट्राई किया जाता है और करना भी चाहिए, सबसे अच्छी जगह यही है वैसे देखी जाए तो इसके लिए कि अपन बीएमएस करते करते एआईपीजीटी को क्रैक करने लायक कैसे हो जाएं, ठीक है। तो ये माहौल बनाना, तो इस पर ये ध्यान यहाँ से रखना है कि कौन से साल कौन से सब्जेक्ट पर फोकस अपने को रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बात अपन यहाँ पे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन जैसे फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, तो इस प्रकार से अपन बताएंगे। तो इसमें अगर आप कहोगे तो पहले तो मैं सब्जेक्ट्स ही आपको बताऊंगा और उसके बाद अगर आप कहोगे तो मैं आपको उनके कुछ टॉपिक्स भी बता दूंगा, है ना। अगर आपको ये अच्छा लगे, हो सकता है मुझे नहीं पता कैसा लगेगा, लेकिन हो सकता है अच्छा ना लगे तो फिर आगे बताने में फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूँगा ये सब्जेक्ट्स मात्र बता के, और उसके बाद में अगर आप कहोगे तो मैं थोड़े टॉपिक बता दूंगा, ताकि मेरा टारगेट ये है कि आप लोग सिर्फ बीएमएस ना करें। क्योंकि प्लेन बीएमएस जो होता है ना, प्लेन बीएमएस या फिर अपन कहें ओनली बीएमएस, उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपन देखें तो वो उतना ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाते हैं अपन, क्योंकि पीजी मांगते हैं तुरंत, क्या करोगे पीजी करेंगे, और ये एक नॉर्मल लाइन भी है, तो उसके लिए क्या करोगे, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बीएमएस करके क्या पीजी करेंगे, पीजी के लिए क्या करोगे, ये क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क को मिटाने की थोड़ी सी मेरी जो है वो कोशिश है, और कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले थोड़े से मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में आप मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं देना, और उसके बाद में अपन आगे ज़रूर काम करेंगे इस पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर पर बात करें, तो इसके साथ साथ अपन एक बात और कर लेंगे कि साहब अगर कोरिलेशन देखें सेकेंड ईयर का, तो वो तो करनी है, कोई नहीं। तो सबसे पहले फोकस देख लेंगे, फिर उनका नेक्स्ट ईयर कोरिलेशन क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर पदार्थ विज्ञान की अपन बात कर रहे हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में, तो ये जो है ये संबंधित है द्रव्य गुण से, जो कि बीएमएस सेकेंड ईयर में है, ठीक है। आगे भी बात कर लेंगे, आगे तक भी आती है, ठीक है। इसके अलावा चरक संहिता से भी इसका थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन बेसिकली डीजी का ही है, ये अपने को देखना है। पदार्थ विज्ञान में को विशेष तौर पे अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मैं सिर्फ नेक्स्ट ईयर बता रहा हूँ, उसके आगे भी इसका लिंकिंग पूरा रहेगा, ठीक है। विशेष है पदार्थ विज्ञान का। संस्कृत जो है अपन ने इसकी बातें की थी कि संस्कृत को आप जो है क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इग्नोरेबल है, इग्नोरेबल इतना नहीं कि छोड़ दो, लेकिन इसमें अगर आप 50 नंबर वाली मेहनत करोगे ना तो भी ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा स्किप करने की कोशिश करें, इसमें ज़्यादा ध्यान ना दें। और ऐसी बात नहीं है, पीजी में इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं वो, लेकिन इतना इश्यू है नहीं इसका। तीसरी बात अपन करते हैं क्रिया शरीर की, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, फिजियोलॉजी कह रहे हैं। इसका जो मॉडर्न, ये आयुर्वेद प्लस मॉडर्न पोर्शन में होती है, लेकिन इसका जो मॉडर्न होता है वो अपन 11th-12th में पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो आपने अगर 11th-12th ढंग से पढ़ा है तो आप खुद ही समझ जाओगे। बाकी अगर 11th-12th आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको मॉडर्न पे इतना ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन इसके आयुर्वेद जो है इसको आप कम से कम भी 10 बार पढ़ लेना, चाहे आपको ऐसे लगता है कि मैं इसमें 70 मार्क स्कोर कर लूँगा, फिर भी आप इसके आयुर्वेद को ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके जीवन भर काम आएगा, फिजियोलॉजी का आयुर्वेद। आगे बात करें अपन एनाटॉमी की बात करें, रचना शरीर की बात करें, तो ये भी A+M में रहेगा, आयुर्वेद प्लस मॉडर्न पोर्शन है। इसके मॉडर्न को विशेष ध्यान दे देना, है ना। इसके मॉडर्न को बहुत स्पेसिफिकली गौर करना है इस पर, क्योंकि एक जो सेकंड पोर्शन है, ज़्यादातर बच्चे इसमें जिनको मॉडर्न पे थोड़ी कम पकड़ रहती है, वो मॉडर्न की वजह से एनाटॉमी को कई बार इसी में फंसे रहते हैं, रीअपेयर होते रहते हैं। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। फिजियोलॉजी में आयुर्वेद पे और रचना शरीर पे आपको मॉडर्न पे बहुत ध्यान देना है। आयुर्वेद पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ना, पढ़ना तो है ही, ठीक है। इसका जो इंटरलिंकिंग जो अपने बैठता है रचना शरीर से, तो इतना तो नहीं, लेकिन आप जैसे इसमें नर्व सप्लाई ये सब देखते हो कि किस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं, तो इसका आगे जैसे गायनी हुआ, गायनी में इसका थोड़ा सा रोल आ जाता है, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, लेकिन सेकेंड ईयर में इतना इसका नहीं है प्रभाव, ठीक है। अष्टांग हृदय की बात करते हैं। अष्टांग हृदय जो है वो यहाँ पे सिर्फ जो अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है वो सूत्र स्थान ही है, ठीक है। लेकिन आप पीजी के सिलेबस में जाओगे तो पूरी पढ़नी है, सूत्र स्थान के अलावा बचे हुए स्थान भी होते हैं, निदान होता है, विमान वगैरह, वो आप जानते हो।
तो वो भी इसमें होते हैं, तो वो सारा ही पढ़ना है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सूत्र स्थान पढ़ना है सिर्फ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना, ये इसको इग्नोर मत करना। और बहुत ज़्यादा उससे पढ़ना है, मतलब समझ के पढ़ना है इसको। इसका जो इंटरलिंकिंग आती है कोई, या फिर अपन कहें इसको दोबारा जुड़ी रहती है, ये चरक संहिता से बहुत ज़्यादा अटैच रहती है। वैसे संहिता आपस में अटैच्ड ही होती हैं, लेकिन ये जो है ये चरक संहिता सेकेंड ईयर वाली से है ना, पूर्वार्ध जो है उसका जो सूत्र स्थान है, इसका सूत्र स्थान अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो फिर हालांकि चरक में अष्टांग का नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, है ना। चरक संहिता में जब पढ़ोगे तो उसका सूत्र स्थान आपके बहुत ज़्यादा आराम से समझ में आ जाएगा। तो आपको अष्टांग पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली है बीएमएस फर्स्ट ईयर की, जिसमें आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा संस्कृत को स्किप कर सकते हो। तो इसके 2 पेपर इसके, 1 पेपर इसका, 2 2 2 1, तो 2 2 4 5, ठीक है। तो ये पूरे हो गए, सब्जेक्ट इतने ही है जी हाँ। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, सेकेंड ईयर की बात करेंगे। तो सेकेंड ईयर में देखें, सबसे पहले चरक संहिता की बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर आए हैं तो मैं ये मान के चलूँगा जिस दिन आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आपने अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान बहुत अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। नहीं पढ़ के रखा हुआ और आप अभी सेकेंड ईयर में, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो ये चरक संहिता हो गया। तो लेकिन ये चरक संहिता जैसे आप पूर्वार्ध पढ़ोगे तो इंटरलिंकिंग नहीं कहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कहेगा। जैसी कोई बातें चलेंगी, रेफरेंस मिल जाएगा कि चरक संहिता पूर्वार्ध में आपने वहाँ पे पढ़ा था, जब आप सेकंड पार्ट या फिर उत्तरार्ध आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो उसके लिए चरक संहिता बहुत ज़रूरी है। बाकी चरक संहिता जो है हर सब्जेक्ट में, अगर आप ये मान के चलिएगा ये संहिता पूरी पढ़ लेते हो, चरक संहिता फर्स्ट सेकंड अगर आप पूरी कर लेते हो, चरक पूर्वार्ध प्लस चरक उत्तरार्ध, ये अगर आप पूरी कर लेते हो तो आपको लगभग सब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चरक संहिता अगर आप साथ साथ पढ़ते हो तो भेषज कल्पना में आपको विशेष सहायता मिलती है, रस शास्त्र में नहीं मिलेगी, लेकिन भेषज कल्पना में आपको विशेष मदद मिलेगी इसकी वजह से, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा डीजी का। तो डीजी में अपन ने कहा था कि साहब थोड़ा सा पदार्थ विज्ञान से इसमें सपोर्ट मिलती है, पूरी सपोर्ट मिलती है, ठीक है। इसके अलावा फार्मेकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मॉडर्न से अटैच्ड है, और इसमें जो है जनरली कहने को तो केडीटी बताते हैं कि साहब हम केडीटी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ केडीटी खरीदते हैं, पढ़ता कोई भी नहीं है, और पढ़ी भी नहीं जाएगी कहीं ना कहीं, मैं जितना समझ पा रहा हूँ। तो जो फार्मेकोलॉजी जो है उसमें जनरली एग्ज़ाम्स में क्या हो रहा है कि जितना मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक 15-20 पन्ने रखते हैं, उन्हीं से जो है फार्मेकोलॉजी के जो 30 नंबर का शायद पोर्शन है ये, तो इसको निकाल रहे हैं। तो कोई नहीं, आप वहीं से पढ़िए, लोग पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, बहुत सेलेक्टेड टॉपिक हैं उसमें, तो वो टॉपिक जो है उनको आप थोड़ा सा विशेष गौर से उनको पढ़ लीजिएगा, है ना। ये थोड़े काम आएंगे, क्योंकि इनके जो AIPGT में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहीं से आप देख लीजिएगा। द्रव्य गुण की बात करें तो द्रव्य गुण आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन द्रव्य गुण का फिर जो पदार्थ विज्ञान वाला जो पोर्शन है या फिर अपन एक भाग है इसका, वो अच्छा है, लेकिन ये दूसरा द्रव्य गुण वाला भाग है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसका आगे लिंकिंग इतनी देखने को मिलेगी नहीं। डायरेक्ट जो है PG में इसके क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। रसशास्त्र है, पढ़नी है, क्योंकि ये आगे जो है PG का सब्जेक्ट बनता है एक अपने आप में, तो अच्छा सब्जेक्ट बनता है मतलब। इसके बाद में पैथोलॉजी की बात अपन करते हैं, ठीक है। रसशास्त्र को एक जो है जो योग वगैरह जो हैं वो यहाँ पे तो इतने आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें इसके योग वगैरह आने चाहिए पूरे के पूरे। रोग निदान की बात करें तो ये क्लिनिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। या फिर अपन कहें इसको आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहें। और बाकी अगर आप ये पढ़ते हो, रोग निदान पढ़ते हो, तो इसका जो लिंकिंग आता है वो 4th ईयर से आता है, काय चिकित्सा से, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो काय चिकित्सा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो आप एक क्लास को हार्ड ना समझते हुए उसको इस प्रकार से पढ़ो कि अगर अपन इसको अभी पढ़ेंगे तो अपने लिए अगली क्लास जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है, या फिर अगली ईयर जो है वो आसान हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है BMS सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं BMS थर्ड ईयर की तरफ। अगर अपन चलें तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, अभी जो अगत तंत्र और रोग निदान इधर उधर कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अगत तंत्र की अगर बात करें अपन,
तो इसमें जो है अगध तंत्र में एक और नाम आता है जिसको अपन बोलते हैं व्यवहार आयुर्वेद, या फिर अपन कहें मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो जो व्यवहार आयुर्वेद का जो सब्जेक्ट है वो जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब उसके क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक ठाक आ जाते हैं, आगे तक भी आते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जैसे अगध तंत्र है वो और प्लस 2 बुक हैं, लेकिन इनके जो पेपर है वो सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, पेपर एक ही होता है इनका, दो नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जो अगध तंत्र वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा मॉडर्न ज़्यादा आता है, और मॉडर्न तो इसमें है ही है, और व्यवहार आयुर्वेद में तो है ही मॉडर्न मतलब, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा मॉडर्न है, आयुर्वेद भी है, लेकिन ये जो है मॉडर्न ज़्यादा डिपेंडेंट है, मॉडर्न डिपेंडेंट सब्जेक्ट है, तो इसके आप वो पढ़ सकते हैं। और पीजी की तरफ से इसका इम्पोर्टेंस है अपना, लेकिन इसमें इंटरलिंकिंग बहुत कम है, किसी दूसरे सब्जेक्ट से इसका संबंध थोड़ा कम है। चरक संहिता उत्तरार्ध में अपन ने कहा था कि साहब इसमें पूर्वार्ध तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ साथ उत्तरार्ध जो है इसके चिकित्सा स्थान वगैरह जो हैं, इसका चिकित्सा स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चिकित्सा स्थान आगे भी आपको मदद देता रहता है नेक्स्ट ईयर तक भी। तो इसकी बात करें इसके बाद अपन देखें हाइजीन की बात अगर अपन करें तो हाइजीन में क्या है कि हाइजीन में जो है दो प्लस पोर्शन है, दो पोर्शन है इसमें हाइजीन में, पहला और दूसरा इसके दो पेपर होते हैं। तो शुरू पहले वाले पेपर में शायद आयुर्वेद आती है, एक में आयुर्वेद आती है, और एक में जो है वो लगभग मॉडर्न आती है, जो आजकल जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, है ना। ठीक है, तो वो ज़रूरी है, लेकिन इसका भी इंटरलिंकिंग जो है वो कम मिलता है। और हाइजीन में जो है, जैसे अगर हाइजीन से अगर अपन जाएं आगे पीजी वगैरह अगर अपन हाइजीन सब्जेक्ट से करते हैं तो इसमें क्लिनिकल स्कोप भी थोड़ा कम है ना। तो लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो हाइजीन का संबंध है वो किसी अन्य सब्जेक्ट से तो नहीं है, लेकिन इजी है, हार्ड नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसके बाद में पीडीआई, ये अच्छा है, ये एक अच्छा क्लिनिकल सब्जेक्ट है, अच्छा क्लिनिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये प्लस ए प्लस एम में चलेगा, ये फिर से आयुर्वेद प्लस मॉडर्न। इसमें आपको आयुर्वेद तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसमें मॉडर्न पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, मॉडर्न पे विशेष ध्यान देना है, बुक्स वगैरह बताते हैं, कोई घाई वगैरह की रेफर होती हैं इसके लिए, तो उनको आप ज़रूर पढ़ें, है ना। इसके बाद एक अपना छूट गया है यहाँ पे, 5वां पॉइंट अपना छूट गया है गायनी का, या फिर अपन के प्रसूति तंत्र। तो प्रसूति तंत्र में अपन ने कहा था कि साहब इसमें थोड़ी जो नर्व सप्लाई वगैरह वो सब अपन देखते हैं, आर्टेरियल सप्लाई वगैरह, तो उसका जो बेसिक सा आइडिया है वो अपने को एनाटॉमी से मिल जाता है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आप जो है प्रसूति तंत्र जो है विशेष तौर पे दो इसमें आती है, एक तो स्त्री रोग विज्ञान का पेपर होता है और एक प्रसूति तंत्र का, है ना, होता है। तो इसमें ओप्स और गायनी करके दो पेपर होते हैं। तो ये जो है ये अगर अपन देखें तो जिस प्रकार से गायनी एक फील्ड हो जाता है, स्पेसिफिक फील्ड हो जाता है, अच्छा फील्ड हो जाता है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा फोकस्ड भी रहती हैं थोड़ा सा, और अच्छा भी है क्योंकि कंपटीशन इसमें कम रहेगा। या फिर अपन कहें ओनली फीमेल ज़्यादा है इसमें, मेल्स भी हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फीमेल्स के लिए अच्छा स्कोप है इसमें, तो इधर जा रही हैं। तो कहने का मतलब बात यह आई, तो थर्ड ईयर जो है सब्जेक्ट ईयर जो है इसका बाकियों से है, लेकिन इसका किसी और से इतना लिंकिंग है नहीं। अगर अपन एक या दो एक सब्जेक्ट अगर छोड़ दें, चरक संहिता को अगर अपन स्किप करके चलें, तो उसके अलावा ज़्यादा और लिंकिंग इसका बन नहीं रहा है, ठीक है, दूसरों से। थर्ड ईयर को आपको विशेष से अलग से फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें अगर अपन देखें प्रसूति तंत्र या फिर पीडीआई, ये दोनों बहुत ही अच्छे क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, तो इसको आप उस हिसाब से पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बाद अपन बात करेंगे बीएमएस फोर्थ ईयर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन देख पा रहे हैं कि साला के तंत्र है, जिसको अपन ईएनटी से वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन ईएनटी अपन इसमें पढ़ते हैं। शल्य तंत्र जिसको अपन सर्जरी कहते हैं, अच्छे सब्जेक्ट हैं सारे ही इसके। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एक सिंपल सब्जेक्ट है, ये कुछ खास होता नहीं है, इसको रीडिंग करना है और बस, ठीक है। काय चिकित्सा की बात करें तो अपन ने कहा था कि रोग निदान से संबंधित है, पंचकर्मा है ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट है पंचकर्मा, ठीक है। साला के तंत्र ए प्लस एम आयुर्वेद प्लस मॉडर्न है, सर्जरी में भी सेम स्टोरी यही है, ए प्लस एम वाली। और काय चिकित्सा एक अच्छा सब्जेक्ट है,
A+M बिल्कुल। और पंचकर्मा आयुर्वेद का ही पोर्शन है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद की अगर आप चिकित्सा वगैरह करते हो या फिर एक अच्छा हॉस्पिटल डालते हो तो उसमें पंचकर्मा जो है वो मस्ट है। तो इसको तो आपको इसके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं, इसको पढ़ना मस्ट है, पढ़ना ही पड़ेगा। काय चिकित्सा ये इजी है, कुछ हार्ड लगेगा नहीं आपको, सारा पीछे देखा सुना सा लगेगा, तो आप इसको आराम से कवर कर लोगे अगर पीछे पढ़ के आए हो, नहीं तो समस्या है ही। इसके अलावा शल्य तंत्र की बात करें तो सर्जरी एक बहुत अच्छा विषय है जिसमें आयुर्वेद प्लस मॉडर्न है, और इसमें आपको मॉडर्न पे विशेष फोकस दे देना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेद भी पढ़ना तो है ही। साला के तंत्र की भी स्टोरी सेम सेम सी है, लेकिन इसमें आयुर्वेद भी अच्छा फोकस्ड है और मॉडर्न तो है ही। इसके बाद अपन बात करें सुश्रुत संहिता, तो सुश्रुत संहिता की बात अगर अपन करें तो इसका जो है विशेषता ये है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, या फिर अपन कहें यूजी सिलेबस में कहीं भी नहीं है, ठीक है। यूजी सिलेबस में आपको सुश्रुत संहिता देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पीजी में इसका अच्छा रोल है, एक तो ये बात। दूसरी बात, सुश्रुत संहिता प्रैक्टिकली आपको कहीं भी देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन ये जो लगभग जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपको सुश्रुत संहिता पूरी ही मिल जाएगी, जो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी को अगर आप छोड़ दो तो बाकी इनमें आपको सुश्रुत संहिता का अच्छा खासा जो है वो वेटेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये बुक बहुत सारे लोग ड्वेल नेचर के होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि सुश्रुत संहिता सिलेबस में है नहीं और अपन इनको पढ़ के पास हो जाएंगे। ये बात आपकी 100% सही है, आप कहीं भी गलत नहीं हो। आप इन सब्जेक्ट्स को बिना सुश्रुत संहिता की मदद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी जनरली लाते भी हैं, पता भी है, चल भी रही है मार्केट में। तो सुश्रुत संहिता लानी है और उसको पढ़नी भी है, लाइन से पढ़नी है, क्योंकि सिर्फ यूजी करके आप इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ओनली यूजी आपके ज़्यादा काम नहीं आ पाएगी। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे रहोगे, काम मिल जाएगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, रेपुटेशन नहीं मिलेगी। तो पीजी के लिए अगर आप जा रहे हो तो विशेष तौर पे आपको क्या क्या रखना है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता दोनों या फिर कंप्लीट, और तीसरा जो है वो अष्टांग हृदय, वो भी कंप्लीट, नहीं कि सिर्फ सूत्र स्थान, ठीक है। इसके अलावा और मार्केट में बुक्स भी चलती आ रही हैं थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो उसके अपन प्रचार यहाँ पे नहीं कर रहे हैं ऐसा, लेकिन ये तीनों तो मस्ट है ही हैं अगर आप यूजी के चलते चलते पीजी की तैयारी कर रहे हो। तो इसमें अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान ही है अभी आपके, जैसे कि क्योंकि इन सिलेबस आपके सूत्र स्थान ही है, तो उसके बाहर आप ना जाएं, कोई आवश्यकता नहीं है एक बार जाने की, लेकिन जो है वो आप कंप्लीट करें। और सुश्रुत संहिता अगर आप पढ़ते हो तो एक तो आपको पीजी में तो सपोर्ट मिलेगा ही, और फोर्थ ईयर में भी आपको बहुत अच्छा जो है वो सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ये आपको करने की आवश्यकता है। तो अभी जो अपन बात इतनी करेंगे यहाँ पे, तो मैंने जो सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं इसमें कि ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया है कि आपको इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट्स भी बताए हैं, विशेष तौर पे ध्यान किस पे देना है ना, विशेष सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। आयुर्वेद प्लस मॉडर्न में भी अपन ने थोड़ी सी बात की है कि कौन से आयुर्वेद प्लस मॉडर्न में कौन से पढ़ने हैं। अब अगर यहाँ तक बात खत्म होगी, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो मेरी खत्म हो नहीं रही है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, जिम्मेदारी खत्म नहीं हो पा रही है, लेकिन इतना कहने मात्र से कि ये पढ़ना है, तो ये लगभग 95% लोगों को मैंने जो बातें बताई इसका पता है। मुख्य क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या करें कि अपना जो नॉलेज है वो अपन गेन कर सकें अच्छी तरीके से, कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम आराम से सही से पढ़ सकें, चीज़ को सही से समझ सकें। तो पढ़ने के लिए क्या करें, ये तो सब पता चल गया कि मटेरियल ये है, पढ़ने का मटेरियल ये है, ये एक्स मटेरियल है, इसको अपने को दिमाग में घुसाना है। तो इसको दिमाग में बैठा रहे, आराम से सेट हो जाए, या फिर अपन कहें कि एक ऐसी नोट्स अपन बनाएं, ऐसी नोट्स अपन बनाएं यूजी की करते करते कि वो अपने क्या काम आ जाए, वो अपने पीजी में भी काम आ जाए, है ना। अपने को दोबारा वो मेहनत ना करनी पड़े जो अपन कहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ रहे हो, वहाँ पे करें। पीजी में अगर अपन मेहनत करें या फिर कि कोई भी एग्जाम में अगर अपन मेहनत करें तो वो मेहनत अपन एटलीस्ट दोबारा ना रिपीट करें जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे अच्छा हो कि अपन ने नोट्स बना रखी हैं, छोटी नोट, उनको कई बार पढ़ रखा है, और पीजी में अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अगर इस प्रकार का सा माहौल अगर साहब बन जाए तो हमें बहुत मज़ा आए। तो ये बात अपन करेंगे कि एक्स जो ये नोट्स हैं, सिलेबस है, जो भी है, इसको दिमाग में सेट कैसे करें, फिक्स सही से याद कैसे हो जाए, कौन से टाइम पे आप पढ़ें, किस प्रकार का आपका टाइम टेबल हो। इसमें मैं थोपूंगा नहीं कि साहब आप ऐसे करें, आपको विकल्प दे देंगे दो तीन कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, उसमें आपके हिसाब से जो भी सेट होता है वो आप कर लीजिएगा। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, या फिर जो भी वीडियो रहेगा इसके लास्ट में लगा दूंगा यहीं पे, और या फिर ऊपर जो आई बटन जो आता है ऐसे ऐसे करके, आई ऐसे ऐसे गोला, उस पर आप दबा लीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा, है ना। उस पर कैसे पढ़ना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, है ना। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप ज़रूर देखिएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप आए हो तो अच्छी बात है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएं, है ना, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप भी हैं हमारे, आप वहाँ पे भी आ सकते हो। आप इजीली कोई भी अगर छोटी मोटी जैसी भी आपको अगर समस्या आती है पढ़ाई से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी एकता की ज़रूरत है अपने को, और स्थायित्व रखेंगे तो थोड़ा आगे भी जाएगा आयुर्वेद, और इसमें थोड़ी रुचि भी रखनी है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।